चैलेंजिंग मेरे को मैथ्स लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे को डिफ़िकल्ट वो लगता था वैसे तो आपको क्या बेस्ट वे लगता है कि सिलेबस को रिवाइज किया जाए? मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, मैं पहले केमिस्ट्री और फिज़िक्स कर लेता था। और जैसे कुछ बच्चों के क्या होता है कि मार्क्स कम आने लग जाते हैं टेस्ट सीरीज में, कंटिन्यूअसली कम आ रहे हैं, तो उस चीज़ को तो इतना मोटिवेट रहना और इतना डिसिप्लिन रहना बहुत डिफिकल्ट होता है आज की एज में बच्चों के लिए। तो वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं अमन नेहरा, जो कि आईआईटी बॉम्बे के सीएससी डिपार्टमेंट के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अमन। थैंक्स। कैसे हो और कैसा चल रहा है यहाँ पे? अभी तो मतलब अच्छा ही चल रहा है। अभी सेकेंड ईयर के एंड सेमेस्टर्स ख़त्म हुए हैं, तो थोड़ा टाइम मिला है पढ़ाई से दूर। अच्छा, और तो इसके साथ अभी क्या एक्टिविटी वगैरह में किसी में मतलब क्या प्लान कर रहे हो छुट्टियों का? छुट्टियों में तो मतलब कोई जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, समर ऑफ साइंस प्रोजेक्ट वगैरह कर लेता हूँ मैं। पिछली छुट्टियों में तो वो किया था, इस छुट्टियों में भी मैं अभी प्लान तो कर रहा हूँ विंटर इन डेटा साइंस वगैरह। ओके, तो अभी मतलब जैसे अभी सेमेस्टर हुआ है तो सेमेस्टर का जो मतलब कैसा रहा ये वाला सेमेस्टर थोड़ा सा? ये सेमेस्टर तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाँ, और सीएस में थर्ड सेमेस्टर ही सबसे डिफिकल्ट है, तो ये तो बहुत ही हेक्टिक सेमेस्टर था वैसे। थोड़ा सा इसको डिटेल में बताओगे मतलब कैसे? मतलब इसमें सबसे ज़्यादा तो सीएस कोर कोर्सेज हैं, मतलब 4 सीएस कोर कोर्सेज आपको पढ़ने पड़ते हैं, हाँ, और वो भी डिफिकल्ट, सारे डिफिकल्ट कोर्सेज हैं। और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, ओके, क्योंकि मतलब पहले आपके हैशमेट्स भी होते हैं फर्स्ट ईयर में, और जो एक ही कोर कोर्स होता है आपका सीएस का, लेकिन सेकेंड ईयर में आने के बाद सीएस के ही सारे कोर कोर्सेज हैं, और रिलेटिव ग्रेडिंग भी आपकी सीएस के अंदर ही होती है। हाँ, सो उसमें मतलब थोड़ा उसमें थोड़ा कंपटीशन आ ही रहता कंपटीशन होगा। ज़्यादा होता है। ओके, जैसे आपने स्टार्टिंग किया होगा मतलब जैसे भी आपने, तो ये जो अपनी जो कोचिंग का या मतलब जो भी आपने आईआईटी जे की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? मैंने मतलब सीरियसली प्रिपरेशन तो 11th में ही करी है, लेकिन मैंने प्री फाउंडेशन भी किया था 9th से, ओके, मैट्रिक्स ओके, मैट्रिक्स जे एकेडमी। हाँ, तो ये कोचिंग सेंटर कहाँ पे है और कोचिंग मतलब? सेंटर ये सीकर राजस्थान में। और तो उसमें प्री फाउंडेशन में हाँ, आपने और स्कूलिंग भी वहीं से किया है? हाँ, स्कूलिंग भी वहीं ओके, से। तो जब आपने जो 11th-12th में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आपने किस तरह से अपना प्लान किया था कि यार मुझे इस टाइम पे मतलब ये थोड़ा सा मतलब सिलेबस वगैरह को इस टाइम पर इतना कंप्लीट करना है या वैसा करना है, या कुछ इस तरह शेड्यूल वगैरह किया था आपने? नहीं, 11th-12th में तो जैसे जैसे टीचर्स पढ़ाते जाते थे, मैं बस वो करता जाता था, जो वो पढ़ा रहे हैं मैं उस टाइम पे वो ख़त्म कर देता था। हाँ, और जब मेरे को टाइम मिल रहा है, तो मेरे को जो वीक टॉपिक्स लग रहे हैं मैं उनको रिवाइज कर लेता था बस। और जैसे जैसे टेस्ट्स होते जाते हैं तो अच्छे से रिवीजन होता जाता है वैसे तो टॉपिक्स। लेकिन आपने तो बस 12th के एकदम ही मतलब हाँ, उसी में आपने क्वालीफाई कर लिया और काफ़ी अच्छी रैंक है आपकी, मतलब तो इसको मतलब जो 11th-12th में आपने बताया कि मतलब नॉर्मली आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि यार हमें सिलेबस ऑलरेडी पहले कंप्लीट करना होता है, तो वो कुछ आपने कैसे किया था? क्योंकि जेईई मेंस से पहले तो हमें कितने टाइम पहले आपने सिलेबस वगैरह कंप्लीट किया था? हमारी कोचिंग में मतलब क्योंकि जो 11th है वो बहुत, मैं प्री फाउंडेशन में था हाँ, 10th में, तो उन्होंने 11th का थोड़ा सा पोर्शन 10th में पढ़ा दिया था। ओके, तो इसलिए 12th में भी उन्होंने 12th भी जल्दी शुरू कर दी, मतलब जनवरी में ही हमारी 12th शुरू हो गई थी। ओह ग्रेट। और फिर अगस्त तक पूरा सिलेबस खत्म हो चुका था, और अगली जनवरी में वो एग्जाम था। वो तो आपके पास सिग्निफिकेंट टाइम था अराउंड पाँच 5 और 6 मंथ, जिसमें आपको मतलब अच्छे से रिवीजन भी कर सकते रिविजन हो और वो भी मतलब टेस्ट सीरीज टेस्ट वगैरह भी वगैरह। किया होगा। तो जो टेस्ट सीरीज से मुझे एक चीज़ याद आती है कि मतलब जो टेस्ट सीरीज आपकी होती थी, तो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस को देख के आप किस तरह से ग्रो करते थे? कभी-कभी तो मार्क्स कम आते होंगे, कभी-कभी ज़्यादा आते होंगे। मतलब जनरली जब मार्क्स कम आते हैं तो पूरी क्लास के ऑलमोस्ट कम आ रहे हैं, तो कुछ पेपर ही थोड़ा ओके, डिफिकल्ट बना देते हैं। लेकिन अगर मेरे ही सिर्फ कम आए और बाकियों के ठीक आए हैं, हाँ, तो मतलब मैं फिर देखता हूँ कि मैं एनालिसिस तो हर पेपर का करता हूँ कि कहाँ कहाँ गलती हुई थी, हाँ, और मतलब मैं कैसे उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन मेरे ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं बिल्कुल, हाँ। वगैरह ये सब। और मतलब हर पेपर के मतलब मैं कोई भी डाउट छोड़ता नहीं था कि मेरा ये गलत क्यों हुआ, मैं ओके, उसको क्लियर कर लेता था टीचर्स से, या फिर अगर इंटरनेट से भी पता चल रहा है तो। हाँ, आजकल तो मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉनिक में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप यूट्यूब पे या मतलब कहीं भी आप चेक कर लेते होंगे जो भी हाँ, टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो एक चीज़ और बताएँगे, जैसे टेस्ट सीरीज़ में आपने टेस्ट दिया,
और आपको लगता है कि हमारे इस टॉपिक से कौन सी चीज़ें गलत हुई हैं या हुँ। मतलब कुछ भी हुआ है, तो आपके पास ये वाला ट्रैक आपने अपने पास रखा। फिर नेक्स्ट टाइम आपका टेस्ट सीरीज में हुआ तो उसका भी ट्रैक रखा। फिर आपको 3-4 टेस्ट सीरीज को आपने मैच किया कि यार कहाँ पे मेरी मतलब कहाँ पे स्पेसिफिक पोर्शन में मेरे कहाँ पे गलत हो रहा हुँ। है। तो उस चीज़ को इस तरह से ट्रैक करते थे या एक ही टेस्ट सीरीज को एक साथ करते थे? मतलब मैं वैसे या तो मतलब कि ऐसा होता है ना कि 4-5 टेस्ट सीरीज को आपने देखा कि यार मेरा मेजरली क्वेश्चन इस वाले पोर्शन में गलत हो रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो मैं जनरली देखता हूँ कि कौन-सा पोर्शन ज़्यादा हाँ, डिफ़िकल्ट है और मेरे कहाँ गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। हाँ, और मैं मतलब टेस्ट वाइज़ देखता जाता हूँ। प इनिशियली तो मतलब टेस्ट वाइज़ एनालिसिस करता हूँ। एक टेस्ट हुआ बस उसका एनालिसिस करता हूँ और बाद में जब लगातार टेस्ट होते हैं, एंड में आके हाँ, हाँ, टेस्ट बिल्कुल। सीरीज़ चालू होती है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपके जनरली ज़्यादातर टेस्ट्स में कौन-सी चीज़ें गलत हो रही हैं। तो आप वो सुधार सकते हो और सिली मिस्टेक्स तो हो जाती हैं नॉर्मली टेस्ट्स में। वो तो मतलब कोई भी हो मतलब हुँ। हर मैक्सिमम हाँ। बच्चों से होती है और वो हर एक बच्चा करता भी है। तो इसके साथ-साथ जैसे आपने ये वाली मतलब बात बताई कि आपका टेस्ट सीरीज में मतलब चलो ठीक-ठाक रहता है और सब बच्चों के कम आते हैं तो फिर टेस्ट हाँ, वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपको कभी-कभी लगता है कि कोचिंग में ही आप अच्छे टॉपर मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं कि आपके ऑल इंडिया उसमें कॉम्पिटिशन है, हाँ। तो दूसरे कोचिंग को कैसे कंपेयर करते थे खुद से उस टाइम? मतलब मैं ऐसे कोई कंपैरिज़न तो नहीं था मुझे, मैं तो अपनी कोचिंग में ही देखता था पूरा ओके, रैंकिंग्स क्या-क्या आ रही है मेरी अभी। तो कोई कंपैरिज़न में नहीं था, मतलब इतना कोई मेरे पास रिसोर्सेज़ भी नहीं थे कि मैं कर लूँ, कहाँ से करूँ? चलो क्योंकि मेरे को बाकी कोचिंग्स का पता नहीं है कि उनकी ओके। और एक चीज़ जो मैंने भी मतलब जो नोटिस किया है जब मैं मतलब सब बच्चे तैयारी करते हैं, तो एक चीज़ रहता है कि कहीं पे मतलब हमारा वीक पोर्शन है हुँ। और कहीं पे हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। तो स्ट्रॉन्ग पोर्शन को कितना टाइम देते हो और वीक पोर्शन को मतलब कुछ इस तरह से टाइमिंग वगैरह कुछ करते थे? मतलब स्ट्रॉन्ग पोर्शन को जनरली टाइम तो ज़्यादा देना चाहिए, हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग पोर्शन को भी ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ओके, और हाँ। वीक पोर्शन को भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है वीक को कि ज़्यादा मतलब टाइम जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए, हाँ। नहीं वीक को थोड़ा टाइम ज़्यादा देकर उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। हुँ। आपका सिलेबस कंप्लीट होने से पहले आपका क्या शेड्यूल रहता था? और जब आपका मतलब जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया है और टेस्ट सीरीज वगैरह कर लिया उस टाइम पर क्या शेड्यूल रहता जब कोर्स अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, था? हाँ, मतलब तब तक तो मैं जैसे-जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं मैं वो करता जाता था और उस जो टॉपिक अभी चल रहा है मैं उस पे फ़ोकस करता था, रिवीजन इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जैसे एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो रिवीजन के लिए बहुत टाइम था। तो मैं वो जो भी टॉपिक्स हैं सबको मैं स्टार्टिंग से चालू करता था पूरा हाँ। सिलेबस, तो मैंने बहुत बार रिवाइज़ कर लिया था पूरा सिलेबस। उसमें ये भी रहता है कि यार ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रहे? क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि मतलब डाइवर्ट भी हो जाते हैं सोशल मीडिया पे या मतलब किसी और गेम वगैरह को लेकर। तो उस चीज़ को आप कैसे मेंटेन करते थे? मतलब मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे था नहीं तब ओके, तक, जेईई से पहले, जेईई के टाइम। ओके, और बाकी मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन अगर किसी के साथ है तो मतलब उनको करना ही पड़ेगा कंट्रोल, और कुछ कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि ये अफेक्ट करेगा आपके रिजल्ट। ओह! डेफ़िनिटली मतलब हाँ। सोशल मीडिया कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करता ही है। या मतलब कहीं भी हम कुछ कोई स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व थे या मतलब थोड़ा एक कामनेस चाहिए होती है, बच्चा पढ़ रहा है मतलब पूरे दिन, तो उसको शाम को थोड़ा कामनेस वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए, योगा, मेडिटेशन या इन चीज़ों में किसी में रहते थे आप? नहीं, योगा मेडिटेशंस तो मैं नहीं करता था, लेकिन अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बीच में मूवीज़ वगैरह भी देख लेता था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं देखता था मूवी। कोई फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह है? फिज़िकल एक्टिविटी मैं नहीं करता था, कभी करता था, इतनी ज़्यादा नहीं करता। चलो, तो अब एक जो आपको सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन-सा लगता था आपकी मतलब प्रिपरेशन में? चैलेंजिंग मेरे को मैथ्स लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे को डिफ़िकल्ट वो लगता था वैसे तो। क्योंकि जेईई में मैथ्स बहुत हार्ड होती है और बाकी सब्जेक्ट मेरे हिसाब से रिलेटिवली ईज़ी रहते हैं, क्योंकि मेरे तो मैथ्स में बहुत ही इतने ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आते थे, हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिज़न में। तो फिर मैं उसको बार-बार वो टेस्ट्स एनालाइज़ करता था और जनरली सिर्फ़ मैथ्स के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए। ओके। और मतलब चैप्टर वाइज़ शॉर्ट नोट्स, जो चीज़ें मैं ज़्यादा भूल रहा हूँ, वो चीज़ें फ़ॉर्मूलाज़ वो सब लिख लिए मैंने, और उनको तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करता था। जो वो शॉर्ट नोट्स हैं आपके हाँ, पास अभी भी अवेलेबल हैं? हाँ, अभी अवेलेबल। ओके, तो आप हमारे साथ शेयर करना वो हाँ, शॉर्ट नोट्स सो दैट हम अपने इसमें वीडियो के पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, जो कि ड्राइव पे अपलोड कर देंगे और बच्चे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलो, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। एंड अब एक चीज़ जैसे मैथमेटिक्स में आपको स्पेसिफिक कौन-सा टॉपिक ज़्यादा कॉनिकल सेक्शन या इसके अलावा कुछ और डिफिकल्ट लगता था? हाँ, कॉनिक सेक्शन में मतलब
बहुत फ़ॉर्मूलाज़ तो बहुत थे, लेकिन कॉनिक सेक्शन में एक बात ये रहती है कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं तो वो लंबा होगा मेथड, लेकिन आपका सॉल्व हो जाता है। हाँ, लेकिन कैलकुलस वगैरह में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है हाँ, कि इसमें ऐसा नहीं कि आपने सारे फॉर्मूले रट लिए तो आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स लग जाती हैं कभी-कभी ओके। इंटीग्रेशन वगैरह में। तो अब जय कॉनिकल सेक्शन की बात आती है, आपने बताया कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, हाँ, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में या हाँ, मतलब हाँ। उसमें तो वो टाइम ले लेता है, तो उस टाइम को कैसे मेंटेन करे बच्चा मतलब उस एग्ज़ाम में? मतलब मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, मैं पहले केमिस्ट्री और फिज़िक्स कर लेता था। हाँ, बिल्कुल। केमिस्ट्री, फिज़िक्स में जनरली 1 घंटे में कर लेता था, ओके। क्योंकि जेईई मेन की केमिस्ट्री, फिज़िक्स में 1 घंटे में कर लेता था, हाँ, और फिर 2 घंटे मैथ्स के लिए बचते थे मेरे पास, तो उनमें मैं इनिशियली तो ईज़ियर क्वेश्चन्स करता था, जो मेरे को पता है कि कैसे करना है। उसमें मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ओके। जो कि एक स डिफाइंड होता है कि ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को देखते ही लग रहा है कि बहुत लेंदी हैं या हाँ, फिर बहुत ट्रिकी हैं, मेरे से शायद नहीं होंगे, तो मैं हाँ, उसको एक बार के लिए स्किप करता था और मैं सेकंड राउंड जो भी मैं करता हूँ हाँ। उसमें उसमें सॉल्व कर लेता अच्छा, तो ये तो हो गया आपका जेईई मेंस की बात, हूँ। लेकिन आप उसमें एडवांस में कैसे करते थे? एडवांस में भी मैं पैटर्न तो ये रखता था, पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स हाँ, फिर कितने टाइम में सॉल्व कर मैथमेटिक्स। लेते थे इन दोनों को? केमिस्ट्री में आधे घंटे में हो जाती थी, अगर मतलब मेरे टाइम में तो हो गई, अब हमारे ओके, एडवांस के पेपर में हो गई थी। ओके, और फिजिक्स फिर 1 घंटा ले लेती थी ओके। और 1.5 घंटा मैथ के लिए बचता। अच्छा, मतलब आपके पास सिग्निफिकेंट टाइम मिल जाता हाँ, था मैथमेटिक्स के मैथ्स के लिए लिए। और उसमें मतलब 2 राउंड आप करते थे। हाँ, मतलब पहले राउंड में जो भी आपको लगता है बेसिक क्वेश्चन है या मतलब जो आपके लिए मतलब ईज़ी है, हाँ। वो करते थे और फिर बाद में आप उनको जो मतलब क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया या थोड़ा टाइम ले सकता है, वो सेकंड राउंड में करते हाँ, थे। चलो, तो फिज़िक्स में कौन-सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता था? और आपका तो चलो सही है कि मतलब आपको वो स्पेसिफिक डिफ़िकल्ट लगता था। लेकिन जनरली बच्चों को कौन-सा डिफ़िकल्ट लगता है और उनको बच्चों को कैसे सॉल्व करना चाहिए? फिजिक्स में जनरली मैकेनिक्स में तो लास्ट का जो रोटेशनल मैकेनिक्स का हाँ, पोर्शन है हाँ, वो डिफिकल्ट होता है। हाँ, और फिर 11th की फिजिक्स जनरली थोड़ी टफ है हाँ, 12th से, क्योंकि 12th में तो फिर मॉडर्न फिजिक्स ये सब आते हैं, फॉर्मूलाज हैं बस, लेकिन इजी है ज़्यादा, आपको ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। और 11th में मैकेनिक्स से बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं रोटेशन वगैरह से। हाँ। और हाँ, मतलब इतना ही। कि रोटेशनल वाला जो है ये पोर्शन काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट बोलते हाँ, हैं और मतलब ये बच्चे क्वेरी भी रही हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा और बताओगे मतलब कैसे बच्चों को थोड़ा देखना चाहिए मतलब डिटेल में? रोटेशन में एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थियरी आप पूरी आपको पता होनी चाहिए, और फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एचसी वर्मा कर लें, उसकी पूरी एचसी वर्मा तो आपको सारे चैप्टर्स की करनी चाहिए फिजिक्स के लिए। एचसी वर्मा से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, मतलब आपने पढ़ लिया तो कॉन्सेप्ट्स चेक हो जाएंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, अगर आपको क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो। और अगर रोटेशन स्पेसिफिक है तो आप अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देख लीजिए। आप चैप्टर के साथ-साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए तो बेटर है। ऐसे ईयर वाइज़ करें उससे बेटर, शायद मेरे हिसाब से, तो मैं ऐसे ही करता था। आप चैप्टर वाइज़ मैं करते थे। चैप्टर वाइज़ करता था। लेकिन ये भी मतलब एक डिलेमा रहता है बच्चों में कि यार चैप्टर वाइज़ करना चाहिए या ईयर वाइज़ करना चाहिए। कि ईयर वाइज़ में क्या होता है बच्चों का एक डाइवर्ट मतलब मतलब डिफरेंट वैरायटी हाँ, के हाँ। क्वेश्चन होते हैं तो वो एकदम से थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन चैप्टर वाइज़ में क्या होता है बच्चे ने एक टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन एकदम एकदम हो भी जाएँगे उस टाइम पर क्योंकि हुँ, उसने रिकैप किया और एकदम से हो जाएँगे। हाँ। तो आप उसी को प्रेफ़र करते थे कि चैप्टर वाइज़ हाँ, में मैं मतलब चैप्टर वाइज़ करता था ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरे को समझ में आ गया है चैप्टर या नहीं आया। ओके सो और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी मतलब हाँ, करते थे। प्रीवियस हाँ, ईयर। और इसके अलावा कुछ और टेस्ट मतलब जो कुछ और जो क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ सॉल्व किया था आपने? नहीं, और कोई बुक वगैरह तो मैंने सॉल्व नहीं की फिज़िक्स की, और बस टेस्ट, कोचिंग के टेस्ट दिए हैं, और कोई टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा अब दूसरी चीज़ जो आती है केमिस्ट्री में आता है। हाँ। केमिस्ट्री में आपको सबसे चीज़ें मतलब जो चैलेंजिंग लगती थी? केमिस्ट्री जनरली मेरे को इतनी डिफिकल्ट नहीं लगी। फिर भी कुछ चैप्टर्स जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया, और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो यस, होता यस। है हाँ, इनऑर्गेनिक में, हाँ, उसमें थोड़ा याद ज़्यादा, रट्टा ज़्यादा मारना पड़ता है। हाँ, और बाकी बाकी तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, और ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन जनरली जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस है उन पे फोकस करते हैं, तो जेईई एडवांस भी उनसे ही, एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है रिएक्शंस तो हाँ। ऑर्गेनिक में। फिजिकल में आपको क्वेश्चंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इक्विलिब्रियम आ गया, काइनेटिक्स ये हाँ, ये सब के। इनके। हाँ,
और सॉल्यूशन से क्या लगता है, सॉल्यूशन से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं? सॉल्यूशंस चैप्टर से हाँ। सॉल्यूशंस भी मतलब सॉल्यूशंस इतना डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर, हुँ। मतलब उसमें लॉज हैं, वो फार्मूले याद कर लो, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज वो ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इसका क्या मतलब? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, लेकिन वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, ओके। ज़्यादा वेटेज होता है उसका, हाँ। लेकिन वो आराम से हो सकते हैं अगर आपको आती हैं चीज़ें। आपने तीनों के बारे में बताया कि मतलब तीनों सब्जेक्ट के बारे में। तो आपको क्या बेस्ट वे लगता है कि सिलेबस को रिवाइज़ किया जाए? सिलेबस को रिवाइज आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, हाँ। और जनरली आप खुद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आपको चीज़ें, एक बार आपने पढ़ा फिर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो आपको रिवीजन 2 बार हो गया आपका, हाँ। ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा, और खुद के शॉर्ट नोट्स से आप जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपने क्या लिखा है, क्या आपको समझ में आ जाएगा। आप दूसरे के शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं उससे आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, और खुद बनाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से, कि मैंने तो ये अप्रोच किया। ओके। जैसे डाउट्स वगैरह भी आपको आते होंगे तो वो अ, आप किस तरह से सॉल्व करते थे? डाउट्स मैं टीचर से पूछ लेता था, या फिर अगर इंटरनेट से देख लेता था बस। अच्छा। और इसके अलावा जैसे आपने एक ये चीज़ भी रहता है कि मतलब अ, जो मतलब आपके पास जो सब्जेक्ट होंगे तो वो तो मतलब एजुकेशन में तो वो होंगे ना 5 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, और जो आपका अगला जो एक सब्जेक्ट हिंदी, होगा, मेरी हिंदी था। आपके पास हिंदी थी। ओके। तो ये उसके लिए तो इतना ज़्यादा पढ़ने की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं होगी हाँ, लेकिन मतलब मैंने लास्ट के 1 महीने में बोर्ड आया तो 1 महीने पढ़ा था बस इंग्लिश। अच्छा बोर्ड पे उस टाइम पर ध्यान देना। लेकिन जो एडवांस है जो मेंस है, मेंस तो जनवरी फरवरी के आसपास होता है हुँ, और फिर बोर्ड जो होता है वो मार्च में हाँ, हाँ, तो उस टाइम पे कम टाइम होता है क्या बोर्ड के लिए, या मतलब उस टाइम पे कैसे मतलब करते थे? क्योंकि मेरा सिलेबस तो अगस्त में हो गया था हाँ, पूरा, तो पीसीएम का तो हो गया था लेकिन हाँ। इसके अलावा मतलब जो ये तो हाँ, तो फिर अगर मेरा सिलेबस क्योंकि अगस्त में हो गया तो मेरे को जेईई मेन के लिए थोड़ा टाइम मिल गया, और ओके। फिर जेईई मेन के लिए भी मेरे को टाइम मिल गया, तो मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा डिवोट कर पाया बोर्ड्स के लिए। चलो। लेकिन अगर बोर्ड्स वैसे जल्दी हो जाते हैं, कोई वो उसका सिलेबस इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, आप 1 महीना ही मैक्सिमम। हाँ जी। और जैसे कुछ बच्चों के क्या होता है कि मार्क्स कम आने लग जाते हैं टेस्ट सीरीज में, कंटिन्यूअसली कम आ रहे हैं, तो उस चीज़ को बच्चे कैसे टैकल करें? और दूसरी बात जो टेस्ट सीरीज में होता है तो कुछ-कुछ सिली सिली मिस्टेक होती है। अब वो मतलब मैक्सिमम बच्चों से होती है। तो कुछ सिली मिस्टेक क्या होती हैं, चलो आज इस बार इस टॉपिक में हो गई, इट्स ओके। लेकिन अगली बार भी उसी टॉपिक में हो रही है तो उसको कैसे अवॉइड करें? जो छोटी मिस्टेक होती है। मतलब सिली मिस्टेक्स तो अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन आप फिर भी मिनिमाइज़ तो किया जा सकता है थोड़ा-बहुत। आप जैसे मैं क्या करता था, मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं एक जगह पे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, हुँ। फिर मैं वो क्वेश्चन अगर मेरे को वापस मेरे से नहीं हुआ वो एक बार, हाँ। तो मैं वो वापस आके देखता हूँ कि मैंने वो क्या अप्रोच लगाया है वहाँ पे। ओके। और फिर मैं उसको मतलब एकदम एकदम रफली, बहुत ज़्यादा रफली नहीं करता सॉल्व, थोड़ा ओके। ठीक-ठाक, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से भी नहीं, लेकिन हाँ। बहुत ज़्यादा रफली नहीं करता। मैं कैलकुलेशंस ज़्यादा स्किप भी नहीं करता हूँ, चलो। कि आप ज़्यादा कैलकुलेशन स्किप करेंगे तो शायद आपके चांसेस हैं कि आप गलत कैलकुलेशन करें। बच्चे क्या है कि तैयारी के टाइम पे एक डर रहता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा? या फिर मतलब चलो एक मेंटली प्रेशर रहता है, तो उस टाइम पे आप किस तरह से उसको मतलब हैंडल करते थे? मतलब आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि नहीं होगा। मतलब आप क्यों सोच रहे हैं? अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मतलब होगा आपका, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि होगा ही। और एक चीज़ जैसे आपका एडवांस होता है, ओह सॉरी मेंस होता है, मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे का नहीं हो पाया, हुँ, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो हाँ। वो उस टाइम पर उसको बच्चों को किस तरह से देखना चाहिए? या आपका कैसा रहा था? मतलब पहले तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उसके बारे में। मेरा तो मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में तो सिमिलर से ही गए थे। हुँ। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर परसेंटाइल बनी थी। ओके। तो मतलब मेंस, अगर आपका पहला मेंस खराब जा रहा है, तो आप ज़्यादा एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने की बजाय, मतलब अगर आपका मेंस खराब गया है, तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि आपको चीज़ें अच्छे से आती नहीं हैं। हुँ। तो फिर आपको मतलब ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों, ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व ना करें, हाई लेवल क्वेश्चंस, हुँ। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, जो कि एडवांस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप करें, मेंस के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ। और वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जनरली, उनसे ही वैसे से ही क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं बार-बार, चलो। उसी पैटर्न पे। मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मतलब क्या है कि
प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं तो वो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व नहीं हो रही है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और एग्ज़ाम के पास भी हैं। तो क्या उनको कुछ, वो कहते हैं ना कि जन्म घुटी या कुछ है जो बच्चे कर सकते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ उनको मेंटली मतलब काम डाउन मतलब हो सके? आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो आप थ्योरी पे ज़्यादा फ़ोकस करें क्योंकि आपकी थ्योरी वीक होगी इसलिए शायद आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। मैंने तो यही किया था क्योंकि मैंने मैथ्स में मेरे से भी ज़्यादातर क्वेश्चंस कभी-कभी नहीं होते थे, तो मैं शॉर्ट नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करता रहता था क्योंकि उसमें बहुत फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट वहाँ लग रहा है शायद आप भूल रहे हैं उस कॉन्सेप्ट्स को। इसीलिए आप जो मेथड लगा रहे हैं वो हो सकता है लंबा है और उसका कुछ शॉर्ट मेथड है जो आप लिख के रख लीजिए शॉर्ट नोट्स में, अगर आपको कहीं भी कोई शॉर्ट मेथड मिल रहा है तो। इससे आपकी मतलब शॉर्ट मेथड्स सोचने की भी एबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, चलो तो ये चीज़ हो गया, लेकिन इसी टाइम पे मतलब चलो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या है वो एक प्लान करे उसके लिए। अब प्लान करने के लिए क्या होता है कि उसमें वो सोचता है कि यार मुझे कुछ टॉपिक मैं छोड़ सकता हूँ। तो कुछ तुम्हें लगता है कि ये वाला टॉपिक छोड़े जा सकते हैं, चलो मेंस में थोड़ा मतलब उससे ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो वो कौन-कौन से टॉपिक होंगे आपके लिए? मेंस में एनसीईआरटी तो एटलीस्ट आप सबकी पढ़ ही लो, मतलब फिजिकल की नहीं, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को ही पढ़ लो। और फिजिकल क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो हाँ, अगर फिजिकल केमिस्ट्री वो लास्ट के 10 क्वेश्चंस में ज़्यादा आती है जिसमें ऑप्शंस होते हैं कि आपको 5 करने होते हैं। तो आप थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री में छोड़ सकते हैं अगर जो आपको हार्ड लग रहा है, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम ज़्यादा हार्ड होता है, हाँ तो बिल्कुल। लोग उसको छोड़ सकते हैं थोड़ा। वैसे जो भी हार्ड टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में से छोड़े जा सकते हैं। मतलब मेंस के लिए कुछ हार्ड टॉपिक छोड़े जा सकते हैं, ताकि मतलब इजी पे मतलब इजी पे फोकस फोकस करें करके क्योंकि अपना। फर्स्ट 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से होते हैं, तो वो तो आपको उनमें चॉइसेस भी नहीं होती, तो वो आपको सारे ही करने चाहिए। लेकिन इस बार तो इन्होंने पैटर्न भी थोड़ा चेंज किया है। अच्छा, जो 10 क्वेश्चन जो वो आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, तो उनको 5 ही कर दिया है। मतलब जो 10 चॉइस नहीं है। अब चॉइस नहीं है, तो अब 5 क्वेश्चन है, पांचों को सॉल्व करना है। हम्म। तो जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उनको कैसे देखते थे आप, मतलब उसकी एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करना होता था? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में केमिस्ट्री में जो है न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि वैल्यूज बहुत ही वियर्ड वैल्यूज हाँ होती है बिल्कुल, उसमें, हाँ, तो आप कैलकुलेशन एकदम अच्छे से करें अगर आप कर रहे हैं तो। उसमें सिली मिस्टेक्स होने की बहुत मतलब कैलकुलेशन एरर्स होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, हाँ। तो आप एकदम ध्यान से करें उसको केयरफुली कि आप सारी स्टेप्स लिख लिख के करें। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हैं स्टेप्स, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में की जा सकती है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस ही कैलकुलेटिव आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो अगर आपको स्ट्राइक कर जाता है कि मेरे को ये करना है, हाँ, तो वो जल्दी हो जाता है, उसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा वो रखते नहीं है। ओके, मतलब थोड़ा एक मतलब कभी कभी आ जाती है कि कैलकुलेशन। केमिस्ट्री में थोड़ा नंबर भी थोड़ा हाँ, डेसिमल नंबर्स थोड़े। डेसिमल्स में होते हैं, तो हम्म। इसलिए थोड़ा मतलब प्रॉपर्ली थोड़ा ध्यान से करना। तो आप हमारे जो ऑडियंस हैं या जो भी बच्चे हैं, उनको कोई पर्सनल टिप्स देना चाहोगे कि वो कैसे डिसिप्लिन रहे कंप्लीट प्रिपरेशन? मतलब क्योंकि आपने तो बोला कि आप तो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते थे, हाँ, और आप मतलब बस मूवी देखते थे कभी कभी, लेकिन हाँ, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं और सोशल मीडिया भी यूज नहीं करते थे। हाँ। तो इतना मोटिवेट रहना और इतना डिसिप्लिन रहना बहुत डिफिकल्ट होता है आज की एज में बच्चों के लिए। तो वो आप कैसे मेंटेन करते थे, मतलब जो या सपना देखते थे आईआईटी बॉम्बे का बस? नहीं होगा ये ऐसा तो। आईआईटी तो लग रहा था मुझे मेरा तो हो ही जाएगा वैसे शायद। ओह वेरी नाइस। हाँ, मतलब क्योंकि मार्क्स ठीक-ठाक आ रहे थे, इतने खराब नहीं थे कि नहीं हाँ, होगा। आईआईटी हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे का नहीं था। हाँ, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस का मुझे नहीं लेकिन एग्जाम देने जैसे बच्चों का होता है कि यार एग्जाम से एक दो दिन पहले लगा। या टेस्ट सीरीज से एक दो दिन पहले बहुत नर्वस रहते हैं, तो उस टाइम पे फील होता है कि आईआईटी मिल जाएगा। मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को मैं इतना कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता इस बारे में। नहीं, फिर भी नर्वस रहते हैं तो बच्चों को फिर हाँ, भी कैसे देखना चाहिए उस टाइम पे? बच्चों को नर्वस, मतलब नर्वस होने का मतलब कोई आपको वो हार्मफुल ही है, मतलब यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं बनता उसका है। मतलब उस नेगेटिव इफेक्ट्स ही होंगे उसके, हाँ, कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो एग्जाम देने के बाद कैसा फील हुआ कि यार हाँ यार मेरा आ जाएगा, या फिर हाँ, मतलब कि होना तो रिलेटिव है। हाँ। खुद ने आपने कितने अच्छा कर लिया क्या पता हो तुमसे अच्छा भी कुछ और करके आए हो, लेकिन तुमको फिर एग्जाम देने के बाद कैसा फील हुआ? एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा था कि मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, हम्म, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं मेरे 200 के आस-पास ही आएँगे नंबर। ओके। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरा सेकंड पेपर थोड़ा-सा खराब गया है। हम्म,
लेकिन सेकंड पेपर में जब फाइनल मार्क्स मैंने जोड़े तो सेकंड में मेरे थोड़े से ज़्यादा बने, ओह! क्योंकि मुझे लग रहा था क्योंकि उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, ओके। तो मैंने उसमें मेरा थोड़ा-सा ठीक स्कोर हो गया। ओह! और फर्स्ट में मुझे लगा था कि मेरा ठीक हुआ है, लेकिन उसमें फर्स्ट पेपर में सेकंड से थोड़ा-सा कम था। तो और जिन मैंने सोचे थे कि 200 के आस-पास आएँगे, लेकिन मैंने जब जोड़ा मार्क्स अपने कैलकुलेट किए, हाँ, तो थोड़ा उससे ज़्यादा ज़्यादा थे। चलिए बढ़िया है। तो एक चीज़ और है, जब आपका रिज़ल्ट आया और आपकी रैंक अच्छी आई, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? और आपकी फैमिली वालों को कैसा फ़ील हुआ? मतलब रैंक अच्छी आई है तो मेरे को तो खुशी हुई थी, और हाँ, फैमिली भी बहुत है। या ऐसा तो नहीं था कि यार मुझे तो फर्स्ट लेकर आना था? नहीं, इतना भी नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि आप तो एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल हाई थी कि आईआईटी तो मिल ही जाएगा। फर्स्ट का तो ये एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं थी। फर्स्ट की तो मेरे को कभी रही नहीं थी एक्सपेक्टेशन। चलो, तो इसके जो आपके मार्क्स मतलब जो रैंक आया, इसके बाद आपको क्या लग रहा था कि मुझे डायरेक्टली चूज़ कर लिया था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है और कंप्यूटर साइंस जाना है, या मतलब कुछ और भी सोचा था? नहीं, मैं तो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ही सोचा। बस यही सोचा था, तो हाँ, आपका ऑब्जेक्टिव मतलब फिक्स था। हाँ, तो उसमें काउंसलिंग में मतलब कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैंने रिजल्ट के बाद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो अब ये मतलब ये तो आपका मतलब फिक्स था कि आईआईटी बॉम्बे आना है। इसके साथ-साथ मतलब कुछ और एग्ज़ाम भी दिए हैं आपने? मतलब मैंने प्री फाउंडेशन के टाइम ओलंपियाड्स दिए थे, जो कि जैसे कि जूनियर साइंस ओलंपियाड्स, मैथ्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री, फिजिक्स ओलंपियाड। हाँ, और मतलब ये हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एक तो इनमें वही कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं जो आपके जेईई में काम आने वाले हैं। बिल्कुल। मैथ्स ओलंपियाड, जैसे कि मैथ्स ओलंपियाड बहुत टफ आते हैं, और हाँ, जेईई की मैथ्स भी बहुत टफ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत हेल्पफुल है, और अगर आप इनमें आगे तक जाते हैं, आगे तक आप पहुँचते हैं, तो आप इंडिया को रिप्रेज़ेंट भी कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, तो उसका कोई बेनिफिट होता है? सपोज़ करो कोई इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया और उस बच्चे ने मतलब अच्छा स्कोर किया है, तो उसको मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन और इन चीज़ों में बेनिफिट होते हैं? हाँ, अगर वो अच्छा परफ़ॉर्म किया, मतलब मेडल अगर उनको मिला है, तो उनके बहुत हाई चांस है कि उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, अगर वो अप्लाई करते हैं। ओके, और तो उसका आईआईटी से कोई लेन-देन नहीं है? हाँ, उसका आईआईटी से कोई, लेकिन वो हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप उनकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हाँ, तो आपका मतलब मेन मोटिव तो आपका जेईई है अगर, बिल्कुल। तो फिर उसमें वो हेल्पफुल है, क्योंकि वही चीज़ें आगे जेईई में भी काम आने वाली हैं आपके। तो ओलंपियाड के बारे में क्या होता है ना कि बच्चों को बहुत कम पता होता है। तो आपने ये जो 4-5 चीज़ें बताई हैं, इसको थोड़ा-सा और डिटेल में बताओगे क्या? मतलब ओलंपियाड्स जैसे कि कि इंटरने बच्चों को सिर्फ़ यही पता होता है आईआईटी जेईई है, आईआईटी जेईई है। इसके अलावा ओलंपियाड के बारे में बहुत कम पता होता है, जो कि मतलब बहुत सारे बच्चे तो अननोन रह जाते हैं कि यार ये चीज़ कुछ ऐसी चीज़ भी होती है। जैसे आईओक्यूजेएस एक हाँ, जूनियर साइंस ओलंपियाड है, जिसमें 10th मतलब 9th का स्टूडेंट इसको दे सकता है, हुँ, और इसमें कोई एज बैरियर होता है, मतलब इतनी एज से नीचे हाँ, तक का दे सकता है। हाँ, तो इसमें 10 मतलब थोड़ी-सी हाई लेवल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सब आती हैं, और मैथ्स ओलंपियाड, प्री रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, फिर रीजनल मैथ्स ओलंपियाड्स, मतलब ये अलग-अलग स्टेजेस हैं ये आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स हाँ, ओलंपियाड की। तो अगर आप जैसे इसमें तो थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की मैथ्स आती है, 8th क्लास के बाद आप ये दे सकते हैं। ओके, मतलब 8th, और इसमें 8th से 12th तक आप दे सकते हैं, और सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा, जो 8th मतलब वाला सॉल्व कर रहा है, हाँ, वही 12th वाला 12th वाले सॉल्व से। करेगा। तो थोड़ा-सा डिफिकल्ट होगा, और इससे प्रिपरेशन में भी हेल्प मिल जाता होगा प्रिपरेशन में हेल्प। कि यार मुझे 12th तक का सिलेबस कंप्लीट करना है 8th क्लास में। कि हाँ, सपोज़ करो कोई 8th क्लास का हाँ, बच्चा अगर है, 8th तो में उसे वो ऐसा लगेगा कि यार मुझे 12th तक का सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे क्वालीफाई करना है। तो ये करता हूँ कि आपको आईआईटी का मतलब सर्टेन था, हाँ, तो अब यहाँ पे आ भी गए हो और कंप्यूटर साइंस है। तो पैकेज से क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी? कि हाँ यार मुझे इतने का पैकेज ही लेना है अब। पैकेज तो मतलब अब तो एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि पता चल गया है अब कि जो इतने ज़्यादा हाई पैकेजेज़ हैं, वो बहुत कम ही मिलते हैं। ओके, तो एवरेज पैकेज ही सबको मिलता है। अच्छा, तो एवरेज से ही एक्सपेक्टेशन है कि मतलब एवरेज मिल जाए। हाँ, सीएससी एवरेज। चलो बढ़िया है। या ऐसा तो नहीं कि डोली चाय वाले के घर जाओगे? आईआईटी नहीं। बॉम्बे पॉपुलर फॉर दैट बनाओ। चलो, एक चीज़ और है, आप मुझे कुछ जो 2-3 मिस्टेक जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पर, और 2-3 सजेशन जो कि मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं बच्चों को। मतलब ज़्यादातर लोग अलग-अलग बुक्स ज़्यादा सॉल्व करना प्रेफ़र करते हैं, हाँ, रादर देन कि आप एक ही मटीरियल सॉल्व करें, लेकिन उसको पूरा सॉल्व करें। हुँ, क्योंकि आप अलग-अलग बुक्स सॉल्व कर रहे हैं,
तो आपसे इजी वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे हर के, बिल्कुल। लेकिन आप डिफिकल्ट वालों पे जाएंगे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। आप डिफिकल्ट वाले स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब क्योंकि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने बाद में आएंगे नहीं। बिल्कुल, तो आप एक जो भी मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं वो पूरा सॉल्व करें, बिल्कुल। चाहे वो आपकी कोचिंग का मटेरियल है उसको भी पूरा सॉल्व करें, या हाँ, फिर बुक्स जो भी हैं हाँ, उनको पूरा सॉल्व करें। और आप रिवीजन मतलब थियरी पे भी फोकस करें, ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में तो एनसीईआरटी तो आपको पूरी याद होनी चाहिए। मतलब मस्ट है मतलब हाँ, वो तो है। एनसीईआरटी। और फिजिक्स में भी अगर आप जेई मेन ओरिएंटेड देखें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड भी आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको फिजिक्स में भी सारे फार्मूलाज याद हैं या फिर सारी ट्रिक्स आपको पता है कि ये लगाएंगे तो ये हो सकता है, हुँ, तो अगर वो आपको पता है, वो आप ज़्यादातर याद करते रहेंगे तो सही फ़ायदा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप थियरी पे फोकस करें, क्योंकि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी जेईई एडवांस में तो करने ही पड़ेंगे एट द बिल्कुल। एंड। तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन से भी आपको डरना नहीं है, नया क्वेश्चन देख के आपको ऐसे घबराना नहीं चाहिए कि ये तो कैसे होगा मेरे से, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो मतलब थोड़ा सिग्निफिकेंट टाइम हाँ, दे देना चाहिए उसको। हाँ। चलो, तो आपने यहाँ पे आईआईटी आने से पहले जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही आईआईटी फील हुआ, या मतलब कुछ अलग सा लगा कि यार आईआईटी थोड़ा खतरनाक सा है, या मेरी एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल हाई थी एमआईटी जैसी वाली? नहीं, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी सी ही थी, वैसे इतना कोई ओके, ज़्यादा हाई मतलब अच्छा ही आया तो मेरे हिसाब से तो। ओके। तो अभी तक का आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ पे आईआईटी में? बेस्ट एक्सपीरियंस मतलब फ्रेंड्स के साथ से घूमना वगैरह मुंबई में, और आईआईटी में भी समीर हिल है, ऐसे अलग-अलग जगह पे बस। ओके। जीपीएल वगैरह में इन्वॉल्व हुए? हाँ, अच्छा, आपका लिया गया है या हाँ, आपने? मेरा भी हुआ था। अच्छा, तो कैसा फील हुआ था? मतलब दर्द होता है। चलो, तो आफ्टर कमिंग हियर लाइक आपको मतलब लगता है कि मतलब जो आपने 3-4 साल मेहनत की है, तो वो वर्थ इट है यहाँ पर आने की? हाँ, वो टोटली वर्थ इट। ओके। और इसके अलावा आप यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कौन-कौन सी में इन्वॉल्व हो? ताकि बच्चों को उसका भी रहे कि यार हम ये चीज़ें बाद में कर सकते हैं, अभी ना करें तो। मतलब अभी प्रिपरेशन में ये चीज़ें नहीं करते लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब मैं खेल लेता हूँ वो टेबल टेनिस वगैरह, मतलब हॉस्टल में ही हाँ। मेरे फ्रेंड्स के साथ, और भी गेम्स कभी-कभी वॉलीबॉल। तो इसी के साथ हम अपने एपिसोड का एंड करते हैं। थैंक यू अमन। और आप जो आपके पास जो भी क्वेरी है वो हमें कमेंट में बताते रहिए, जो भी हमारे एपिसोड आएंगे उसमें इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। ऐसे ही एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।